दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में आप जरा खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे, क्योंकि बात करेंगे सोशल मीडिया की, यानी अवामी राब्ता साइट पर, जहां पर आप घर बैठे लिखते हैं, पोस्ट को शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन अब यह सब कुछ रहेगा स्कैनर के अंदर, क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर रियासती वजारत दाखिला का आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ है। डायरेक्टर जनरल पुलिस की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सोशल मीडिया पर कदगन कैसे लगे और सोशल मीडिया पर किस तरीके से नजर रखे जाए, इस पर जो गलत इसका इस्तेमाल हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, इस सिलसिले में नई तकनीक और नए मामलात किस तरीके से बहस में लाए गए और उसके बाद उसे मंजूरी भी दी गई है। पुलिस का आला सतही इजलास कल मुनक्किद हुआ रात देर गए, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। अमेरिकी टेक्नोलॉजी का अब होगा जम्मू कश्मीर के अंदर इस्तेमाल, और इस टेक्नोलॉजी से एक एक पोस्ट पर नजर रखी जाएगी। जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना हो, इस सिलसिले में इस नई टेक्नोलॉजी का बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह की तरफ से दावा पेश किया गया है, और दावा यह किया गया है कि मौजूदा वक्त में इस तरह के लोगों के खिलाफ जो सोशल मीडिया के जरिए गलत पोस्ट, अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करते हैं, गुमराह कुन पोस्ट से, बयानात से बचने के लिए समाजी राब्ता साइटों का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ अमेरिका की इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यूनियन टेरिटरी के अंदर ऐसे लोगों पर काबू पाया जा सकता है और किसी को भी अमनो कानून की सूरत हाल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया है। हेडक्वार्टर के अंदर पुलिस के आला हुकाम की मीटिंग के दौरान इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है कि जितना जल्द हो सके जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गुमराह कुन बयानात से या इस तरह के मुतजाद बयान से, मुतनाज़ा बयानों से जो सोशल मीडिया के जरिए सामने आते हैं और अमनो कानून की सूरत हाल खराब करती हैं, समाज के मुखालिफ और मुल्क या रियासत के मुखालिफ जो भी बयानात हैं, इस तरह के जो गुमराह कुन बयानात हैं या पोस्ट हैं शेयर की जाएंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये इस वक्त बड़ी इतला हेडक्वार्टर से दी गई है, जहां पर डीजीपी की सरबराही में इजलास हो रहा था। यानी जब आप सोशल मीडिया पर आप तहरीर करेंगे तो सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि दावा यह है कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी से अब आपके सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी। बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया की। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की बात करना इसलिए बड़ा जरूरी है क्योंकि हर कोई अफसर एक ही जाविये से नहीं होता है, और बात आज उस महकमे की करेंगे जहां पर काम आधा हुआ, पैसा पूरा निकला, और इस पर तुर्रा ये कि यूसी यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी सरकारी रिकॉर्ड के अंदर जमा की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एलएमडी डिपार्टमेंट जो है वहां पर मरकजी मुआवनत से कुछ लेबोरेटरियां कायम करनी थी जम्मू और श्रीनगर के अंदर। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को 3 लेबोरेटरियां जम्मू और 3 इदारे कश्मीर के अंदर कायम करने थे, और मरकज को बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में फंड करना था, और मरकजी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर इन 6 के 6 चीज़ों को फंड किया। लेकिन जब जमीनी सूरत हाल को परखा गया, जब एक ईमानदार अफसर आया, उसने देखा कि आखिर हुआ क्या है, तो पता लगा 2 तो 2 4 बने हैं, 2 का हिसाब कहीं पर भी नहीं है और पैसा निकाला भी गया है। इस तरीके की खबर जो है वो सामने आ रही है कि एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आ रही है, जहां पर एम्बेजलमेंट की खबरें आ रही हो, खुर्द-बुर्द की खबरें आ रही हो, लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर वर्किंग स्टैंडर्ड लेबोरेटरीज जो थी वो मिसिंग है जम्मू और श्रीनगर के अंदर, जबकि लाखों रुपया दोनों लेबोरेटरियों के लिए फराहम किया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी फराहम की गई है। ये लीगल मेट्रोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो था इसे डेवलप करना था यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर 11वें फाइनेंस प्लान के तहत, यानी 11वां 5 साला मंसूबा जो था उसके तहत ये फंड्स जो थे वो मरकज की तरफ से फराहम किए गए थे। और ये जब फंड्स दिए गए थे जम्मू और श्रीनगर के अंदर, ट्रांसपोर्ट यार्ड के अंदर 3 और श्रीनगर के अंदर 3 बनानी थी ये लेबोरेटरी। माली साल 2009 और 10 के दौरान 150 लाख यानी कुल मिलाकर 25 लाख की एक लेबोरेटरी बनानी थी जी, WSL एक बनाना था। और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट इन एड 237.55 लाख रुपया भी सैंक्शन किया गया, दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को। बड़ी फ्रॉड जो इसमें सामने आई है, जो कंट्रोलर LMD की तरफ से नोट किया गया और बाद में बाज़ाब्ता तौर पर अब हायर अप्स को लिखा गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नोटिस में इस मामले को लाया जा चुका है। और वो क्या कुछ है जी, उसमें ये जब देखा गया तो पता लगा
कि पैसा आया है, मरकज की तरफ से पैसा आया है, लेकिन 6 नहीं बनी है, 4 बनी है और यूटिलाइजेशन 6 की चली गई है, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर अब इंक्वायरी के ऑर्डर्स का इंतजार है। यानी एम्बेजलमेंट सामने है, सब कुछ सामने है, लेकिन अभी तक भी इंतजामिया की तरफ से बड़ी कार्रवाई का इंतजार है। आसिफ, साल 2009 और 10 में दरअसल ये लैब्स बनाने के लिए सरकार की तरफ से जब मंजूरी दी गई तो फ्रॉड कहां पर सामने आया है कि इन 11 सालों के बाद जाकर पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब ये चीज पता करने पर कंट्रोलर जो इस वक्त मौजूदा कंट्रोलर हैं LMD के लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के, उन्होंने जब ये जानकारी लेने की कोशिश की कि ट्रांसपोर्ट यार्ड जम्मू के अंदर और बिमना श्रीनगर के अंदर 3-3 लैब्स बनने थे। लैब्स बनने के बाद जब आज 11 सालों के बाद जानकारी लेने की कोशिश की गई, तफसीलात कंट्रोलर की तरफ से मांगी गई, तो जम्मू के अंदर पता ये चला कॉम्प्लेक्स के अंदर 3 के बजाय 2 ही लैब्स बने हैं, जबकि श्रीनगर के अंदर जब कंफर्म करने की कोशिश की गई बिमना के अंदर तो वहां पर भी 3 के बजाय 2 ही बने हैं, 2 फंक्शनल्स हैं, ये जानकारी दी गई है। लेकिन बड़ी बात ये कि पर सेंटर पर लैब 25 लाख रुपए खर्च होने थे, 1 करोड़ 50 लाख रुपए जो कि सरकार की तरफ से उस वक्त जारी किए गए। उसमें जब और जरूरत पड़ी तो एडिशनल ग्रांट्स क्या मिली, 237.57 लाख रुपए, 2,37,57,000 के करीब पैसा इसमें ऐड कर लिया गया, यानी पैसा कुल मिलाकर 4 करोड़ से ऊपर हो जाता है। लेकिन 11 सालों के बाद पता चला कि 25 लाख पर लैब पर खत्म होना था, वो उनमें से 2 लैब्स कहीं ना श्रीनगर के अंदर ना जम्मू के अंदर हैं ही नहीं। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट अपने नाजरीन के लिए भी हम बताएं, 2009 में प्रोजेक्ट आए जी, अप्रूव होके 2013 में सरकारी अफसरों ने बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी डॉक्यूमेंट जो इस वक्त है, जो इस फाइल के साथ अटैच है, उसमें साफ कर दिया गया है कि 2013 में मरकजी हुकूमत के सामने एक नोटिस लिखी गई जिसका नंबर है जी LM/C ACCTS 22/209 डेटेड 30/12/2013। ये क्या है जी, ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है जिसमें कहा गया कि हमने सारा पैसा इन 6 की 6 लेबोरेटरियों पर खर्च किया गया है। अब इंक्वायरी तो इस पर बननी है कि उस वक्त के मंत्री साहब ने खाया या उस वक्त के संतरी साहब ने खाया। एक बार इसकी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर हो ताकि मजीद चीजें भी खुलकर सामने आए। अब आपको याद होगा चंद हफ्ते पहले हमने आपको बताया था कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, उस कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी इन चीजों का खुलासा किया गया था। गालिबन वो रिपोर्ट आने के बाद अफसर मौसूफ की नींद टूटी, उन्होंने ग्राउंड पर देखा तो पता लगा 6 के बदले 4 है, पैसा 6 का गया और फर्जीवाड़ा ये कि 6 की 6 यूसीज मरकजी हुकूमत को भेजी गई, जो सरीहन कानूनन और इखलाकी जुर्म है। अब इस जुर्म की सजा किसको दी जाए, इसका इंतजार हमें भी रहेगा और इंतजार करेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हर बारीक बीनी से हर चीज को देखते हैं, इस खबर को आने के बाद कितना वो आगे बढ़ेंगे और इसमें वजाहतन मरकज या रियासती इंतजामिया की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। जी आसिफ, बढ़िए आगे चलिए, ये तो एक तरफ की बात लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया उम्मीद करते हैं कि आज ही दिन में इस पर जरूर रिएक्ट करेगी इंतजामिया और LG साहब इसका नोटिस लेंगे। 2013 से अब तक जो फ्रॉड 6 लैब्स बनाने का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, पैसा खर्च हुआ है और उसके बाद सर्टिफिकेट या जो तफसीलात देनी थी वो दी गई मरकजी सरकार को। एक बहुत बड़ा फ्रॉड, एक साल 2009-10 में पहले बनी ही नहीं, 2013 में दूसरा और 2021 में जाकर बीच में जाकर 6 महीने बाद पता चलता है। ये इस तरह की तफसीलात हैं। बढ़ते हैं आगे, बात लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की हो रही है तो कुछ इस वक्त मुराद जो अभी तक सरकार की तरफ से दी गई हैं या इंतजामिया ने जो इकदाम कोविड-19 बहरान से निपटने के लिए इस 1.5 साल के तवील अरसे में किए हैं, क्या इकदाम किए हैं, राहती पैकेज का कहां पर ऐलान, किसको कितना पैसा दिया गया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से देर रात या के बाद दीगर ट्वीट्स करके जानकारी दी गई और यह बताया गया कि मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लोगों को इस वक्त मदद देने के लिए इक्तसादी बहरान से उन्हें बाहर निकाला जाए, इसके लिए इंतजामिया की तरफ से क्या किया गया है। पहली जानकारी ये दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तकरीबन 40 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जिनको हालांकि अलग अलग स्कीमों के तहत मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें हैं, अलग अलग शोबों से वाबस्ता लोग, चाहे इनमें कामगार हों, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हों, योमिया मजदूर हों, सबकी मदद की गई है, ये बताया गया। लेकिन ओवरऑल लेफ्टिनेंट गवर्नर के ट्वीट के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता तकरीबन इस वक्त 40 लाख के करीब लोग हैं जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंट या किसी न किसी तरीके से सरकारी स्कीमों के तहत अब तक मदद दी गई है। जो इस वक्त पैदाशुदा सूरत हाल है उससे निपटने के लिए मनोज सिन्हा ने लगातार जायजा मीटिंगों का इनेकाद किया है और अब भी कर रहे हैं और इस बीच इन मीटिंगों में वबा पर काबू पाने के साथ साथ मुतासरा अफराद की राहत रसानी के लिए जो अब तक इकदाम किए गए हैं इन पर गौर व फिक्र भी जारी है। संजीदा कोशिशें जारी हैं, ये LG की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है।
24 मई को जम्मू कश्मीर के अंदर जायजा मीटिंग के दौरान, यानी गुज़श्ता रोज जो मीटिंग हुई उसके बाद ये जानकारी दी गई कि 40 लाख के करीब लोग, इनमें पुणे वाले भी हैं, पिट्ठू वाले भी हैं, गोड़ी वाले भी हैं, पालकी वाले भी हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी हैं, जिनकी तादाद 3 लाख से ऊपर बताई गई। और वो लोग भी जो इस वक्त मिड डे मील का इंतजार कर रहे थे, चाहे वो सप्लायर्स हो या फिर बच्चे हों जिन तक पहुंचना था, बेहतरीन गज़ा उन्हें मिले। एलजी के मुताबिक उन सभी को इस वक्त पैसा दिया गया है। बड़ी बात एलजी की तरफ से यह भी कही गई है कि मौजूदा सिस्टम को, मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कोई भी जम्मू कश्मीर का शहरी फाका कशी पर मजबूर ना हो, इसके लिए फौरी तौर इकदाम किए जाएं। और सीनियर अफसरान को हिदायत दी गई है कि जिन इलाकों के अंदर, चाहे वो वर्कर्स हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, किसान हैं या बाकी लोग हैं, सीनियर शहरी हैं, सिटीजन्स हैं, उन सभी लोगों को एक सही कार्रवाई के तहत, मुश्तरका ऑपरेशंस के तहत उन्हें सरकार की तरफ से जो रकूमात वागुजार की गई हैं फायदा पहुंचना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। बोलता क्यों नहीं? चलिए श्रीनगर आपको लिए चलते हैं, क्योंकि ऐलान कुछ बड़े हुए हैं और कुछ जानकारियां दी गई हैं। हिलाल हांजूरी, कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से डिटेल्स थोड़ी सामने रखिएगा, जो एलजी की तरफ से ट्वीट्स करके जानकारी दी गई है, अब तक किन लोगों की मदद हुई है, कुछ नाम हमने सामने रखे, लेकिन इसमें मजीद क्या कुछ करने वाली है इंतजाम? देखिए, इससे जो नाम दिया गया है वो कोविड रिलीफ दिया गया है, लेकिन जब हम बारीक बीनी से देखते हैं तो ये ऑलरेडी ऐसी कुछ वेलफेयर स्कीम जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की हैं, या इसमें कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी हैं, जिनकी बदौलत ऐसे लोगों की कफालत की जाती है और उन्हें वक्त वक्त पर इस तरह की असिस्टेंस दी जाती है। हालांकि अब जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जानब से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कल मीटिंग मुनक्किद हुई, उसमें तमाम जो तफासिल है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को फराहम की गई है और उन्हें कहा गया है कि मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर किस तरह से जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी बहबूदी के लिए इन स्कीमों की अमलावरी जो है वो लाई गई है। जी, बेशतर स्कीमें, चाहे वो मिड डे मील्स हो, चाहे वो तरखान या जो उसके साथ साथ मुख्तलिफ फंड रखने वाले लोग हैं, उनकी बहबूदी, और साथ ही साथ जो रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं जिसमें मनरेगा भी आती है, और भी तरह तरह की स्कीम्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, उन्हीं के राव से उन्हें उसका फायदा पहुंचाया गया। ये कतन भी इस चीज के साथ या कोविड के साथ इसको नहीं जोड़ा जा सकता है कि ये कोई अलहदा कोई रिलीफ जम्मू कश्मीर की इन 40 लाख बेनिफिशरीज को दिया गया है, बल्कि ये पहले से ही एंटाइटल थे इन स्कीमों के लिए। देखिए, गवर्नमेंट ने ये भी कल जो है मुख्तलिफ अफसरान ने उन्हें ये भी तफासिल दी है कि उन्होंने कितना चावल जो है स्कूलों में जो मिड डे मील्स के तौर पर दिया जा रहा था, अब उन्हें ड्राई आइस के तौर पर ही दिया जाता है। वहां तो उन्हें बाज़ाब्ता खाना दिया जाता था, लेकिन जब बच्चे घरों के अंदर होकर रह गए हैं तो उन्हें अब घरों में ही दिया जा रहा है। हालांकि ये सब जगह पर अभी तक लोगों में नहीं पहुंचा है, लेकिन सरकार के सामने ये तफासिल रखी गई है कि हाँ, उन्हें ये दिया गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि कितने लोगों को रोजगार मिला है मनरेगा के दौरान, और साथ ही साथ जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम है जो बहुत पहले से जम्मू कश्मीर में चल रही है, उसका फायदा भी जो करोड़ों में आता है, और लगभग 1212 बेनिफिशरीज, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो तकरीबन हर किसी बेनिफिशरी को 35,000 के आसपास जो सबसे मोटी और बड़ी रकम इसमें तस्वर की जाती है। बाकी जो तरखान है या मिस्त्री है जो उस शोबे के अंदर आ जाते हैं, उन्हें 1,000 रुपए का जो 2 महीने के लिए रिलीफ है वो दिया गया है, जो इसमें एडिशनल है। और कुछ बोरोवर्स हैं जिन्होंने बैंक से कर्जे हासिल किए हैं, जिसमें कुछ सनदकार भी आते हैं, तो उनका जो टैक्स देना था तो उसमें सरकार ने 5% जो है वो बर्दाश्त किया हुआ, जो कुल तकमीना जब हम देखते हैं तो 200 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचती है। कुल मिलाकर हर डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को 2.25 करोड़ रुपए के लिए ये जो एक्सटेकर है ये उन्हें दिया गया है, जबकि जो डिविजनल इंतजामिया है, डिविजनल ऑफिस है, उन्हें 5-5 करोड़ रुपए खर्च करने का जो है इख्तियार दिया गया है। तो इस तरह से इसमें कुछ एग्जिस्टिंग स्कीम्स, ऑलरेडी जो वेलफेयर स्कीम्स है, उन्हीं के राव से उन्हें यह फायदा पहुंचा गया जो हर साल दिया जाता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोविड के पेश नजर उन्हें रिलीफ दिया गया, जिसमें मिस्त्री, तरखान और बाकी लोग भी आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और खबर की तफसील बताने के लिए। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा उन फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी करते हैं। मैं इसलिए उनको फ्रंटलाइन वर्कर्स बता रहा हूं क्योंकि लगातार कैसे भी हालात रहे उन्हें आगे रखा गया है, चुनाव हो तो आगे हैं।
यहां पर सर्वे हो तो आगे है। और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक और जिम्मेदारी इन सब लोगों पर डाली है, लेकिन ये जिम्मेदार लोग सरापा एहतिजाज है। और एहतिजाज इसलिए कर रहे हैं, उनका मानना है कि उनकी बुनियादी चीजें और बुनियादी असूलों पर, जिस पर सरकार बहुत बार मान चुकी है, उस पर काम नहीं हो रहा है। बात करेंगे जी आशा वर्कर्स की, क्योंकि आशा वर्कर लगातार कल पूरे दिन सरापा एहतिजाज रहे और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ अजला के अंदर वो हंगामा करते रहे और अपनी बात को मनवाने के लिए इंतजामिया पर दबाव डालते रहे। तकरीबन हर जिले के अंदर आशा वर्कर्स, जो कि कई माह से आपको याद है कोविड ड्यूटी भी कई लोगों की लगाई गई है, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को इस वक्त गांव तक पहुंचाने के लिए इन सभी लोगों के सर पर जिम्मेदारी डाली गई है, चाहे वो राजौरी पुंछ से लेकर किश्तवाड़ डोडा से लेकर शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा कुपवाड़ा से लेकर जनूबी अजला की शोपियां और कुलगाम तक एहतजाज हुए, और यहाँ तक कि बडगाम और श्रीनगर से भी जहाँ पर इतलात आई कि एहतजाज के दौरान पिछले तकरीबन 3-4 माह की एक तो तनख्वाह जो बकाया है वो तो मुतालबा किया ही जा रहा था, लेकिन एक जो बड़ी मांग इशफाक हमेशा से रही है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा सेहत हो या पिछली सरकारें हों, अब मौजूदा निज़ाम में भी उन्हें सबसे पहले याद किया जाता है कि सरकार के जो इस वक्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो, बाकी इस वक्त स्कीमें हो, उनका नफाज ज़मीनी सतह पर अमल में लाना हो, तो उसके लिए इनको सबसे पहले याद किया जाता है। लेकिन अपने हुकूक की लड़ाई के लिए आज वो सड़कों पर उतरी हैं कि शायद उन्हें तकरीबन 15-16, कुछ को 10 साल, कुछ को 5-5 साल इस तरीके से खिदमत अंजाम देने के बावजूद भी मुख्तलिफ जगहों पर वबाई सूरत हाल में भी जान खतरे में डालकर, एक तरफ से तो इनके बुनियादी मामला यह कि तनख्वाहों का मामला है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि जनाब अब आप कोविड ड्यूटी पर रहिए, लेकिन जब इन्हें कोविड ड्यूटी पर भेजा जा रहा है तो इनकी तरफ से कल जो एक बड़ी डिमांड, और मुझे लगा वो जेन्युइन डिमांड भी है, कहना कि न तो हमें वो प्रॉपर गैजेट्स और गियर दिए जाते हैं, हमें पीपी किट, ग्लव्स, मास्क दिए जाते हैं, जिससे हम खुद को पहले प्रोटेक्ट कर पाए, हमें ये एहसास हो कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं हम तो सेफ है, हम 10 लोगों को और सेव करें। जब हमें खुद ऐसा से कमतरी अंदर से हो तो हम ना किसी को काउंसल कर सकते हैं सही तरीके से, और ना ही उसको किसी तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक तो ये बात ही इनकी, और जो मुझे दूसरी बात इनकी है, ये लगातार ये कह रहे हैं जो उनको मंथली ऑनरेरियम दिया जा रही है, तनख्वाह नहीं है जी, बड़ी मीगर रकम इनके पास जाती है आशा वर्कर्स के पास, इनका जो ऑनरेरियम है इस ऑनरेरियम को भी बढ़ाया जाए। और पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लगातार ये एहतिजाज भी इनका चल रहा है, यानी दोनों डिमांडों को अगर आप बाय एंड लार्ज देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये जेन्युइन नजर आएंगी। क्यों? अब इसको जब आप अपनी पड़ोसी रियासत हिमाचल के साथ क्लब कीजिएगा, पंजाब के साथ चलिएगा, दिल्ली आते आते देखिएगा, तो आपको पता लगेगा कि तफावत बहुत ज़्यादा है जी। ऑनरेरियम में भी तफावत है और कामकाज के स्टाइल में भी अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर फिर ये सारे लोग जो हैं टॉप रैंकिंग पर आपको नजर आएंगे। में 7500 से 8500 तक भी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, वो इस सिलसिले में कि कोविड के दौरान भी इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज़ रही हैं और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर अमवाद भी आशा वर्कर्स हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स इनके साथ काम करते रहे, उन सब की बात हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इनके बकौल कि शायद 2 से 2,500 पिछले 8-8, 10-10, 15-15 सालों से इससे बड़ा शायद इम्तियाजी सलूक नहीं हो सकता। चलिए, एक चीज़ तो फिलहाल ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्हें प्रोटेक्शन गियर्स दिया जाए, क्योंकि जब इन्हें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करनी है, किस तरीके से इनको घर घर जाना है, काउंसलिंग करनी है, तो उसमें ये खुद सेफ्टी महसूस करें। इसलिए आज हमने भी इनकी आवाज़ को उठाया है इस उम्मीद के साथ कि इंतज़ामिया 2 नहीं तो 1 काम पर तो कम से कम फोरफ्रंट पर आए और इनका हाथ थामे, ताकि इनके कांधे पर हम जो प्रेशर डालना चाहते हैं काम का, ये ऐसा तरीके से आगे बढ़ सके। जी आसिफ, आगे बढ़िएगा। चलिए, अब बात कोविड-19 के हवाले से करते हैं और मुल्क भर के अंदर क्या सूरत हाल है थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। ताज़ा तरीन आदादुशुमार जारी किए जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर एक अच्छी खबर ये कि कोविड केसेस कम हुए हैं काफ़ी दिनों के बाद। जम्मू कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं जहां पर काफ़ी दिनों के बाद इस वक्त केसेस में कमी देखी गई है और तकरीबन आज 2 हफ्तों के बाद 3000 से नीचे केसेस रहे हैं, 2200 के आसपास। एक तो यह अच्छा फिगर हमारे सामने आया है। दूसरा, अमवात की शरह, ये तो चौथा दिन था जब 50 से नीचे जम्मू कश्मीर के अंदर 50 के नीचे कोविड-19 से डेथ रही है। लेकिन दूसरी तरफ इस सूरत हाल को देखते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर भी इंतजामिया ने अब जो कल से आपको बता ही रहे हैं कि इसे भी वबा करार दिया और जम्मू कश्मीर 13वीं ऐसी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में शामिल हुई है जिनने इसको मुल्की सतह पर वबा करार दिया है, ब्लैक फंगस को, जिसके 2 केसेस की तस्दीक मुकम्मल तौर पर हो चुकी है। तीसरी बात ये कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के अंदर भी जहां पर सेहतियाबी की शरह पिछले 7 दिनों से बेहतर हुई है, 100 से ज्यादा केसेस जरूर रिकॉर्ड हो रहे हैं, लेकिन इसी के मुकाबले कहीं इससे ज्यादा तादाद जो मरीजों की है कोविड पॉजिटिव थे, दोनों अजला करगिल और लेह के अंदर
जो सेहतियाब भी लद्दाख यूटी के अंदर हुए हैं। यानी कुल मिलाकर कोरोना से 45 लोग लुक्मे अजल हुए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। 2237 मस्बत मामले आए हैं, लेकिन वादी में जब आप इसको देखेंगे तो 1383 केस, जबकि जम्मू में 856 केस अफराद पॉजिटिव पाए गए। और सेहतियाब यानी जो ठीक हुए हैं उनकी शरह आपको ज़्यादा दिखेगी। 3999 लोग रूबत सेहत भी हुए हैं, ठीक हुए हैं। और इस तरीके से मरने वालों की तादाद कुल मिलाकर 3609 और मुतासरीन की तादाद जो पहुंची है वो 2,72,858 लोगों तक आ गई है। और शफायाब होने वालों की कुल मिलाकर तादाद जो है वो 2,83,619 आ चुकी है। एक तरफ से ये एदाद शुमार आपके सामने है, दूसरी तरफ से पहली खबर में हमने आपको बताया था ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के हवाले से, तो उस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर में अब ब्लैक फंगस वबाई मर्ज करार दिया गया है और जिला मजिस्ट्रेटों को ज़रूरी इक़दामात उठाने की जिम्मेदारी तखफीफ करने की हिदायत जारी कर दी गई है। और यही वजह है कि जहां जहां पर भी टेस्टिंग मराकज़ है उन्हें साफ कर दिया गया कि सस्पेक्टेड हो या केस हो, दोनों सूरतों में उन्हें महकमा सेहत को मुतल्ला करना होगा ताकि हंगामी बुनियादों पर उसका इलाज किया जा सके और किसी तरीके का कोई पैनिक ना फैले। तो कुल मिलाकर सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता करके बेहतरी की ओर आ रही है। और अब अगर आप पिछले 24 दिनों का हाल देखेंगे, 24 डेज का आंकड़ा देखेंगे, तो कल के दिन में आपको थोड़ी सी बेहतरी दिखेगी, क्योंकि यकुम मई को 47 केस आए थे और 24 मई को 45 केस आए हैं, जबकि सबसे ज्यादा केस जो थे वो 18 मई को आए थे, जब हमारा रिकॉर्ड 71 तक चला गया था, जिसमें अमवात की मैं शरह आपको बता रहा हूं, डेथ रेट्स बता रहा हूं। तो उस एतबार से आहिस्ता आहिस्ता करके डेथ रेट भी कम हो रहा है और रूबत सेहत होने वाले, शिफायाब होने वाले लोगों की सेहत ये भी बढ़ रहा है और मुतासरों की तादाद भी कम हो रही है। तो कुछ लोगों का यह खदशा कि शायद टेस्टिंग कम हो रही है, रैंडम टेस्टिंग चल रही है। अब श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जाकर देखिएगा 24/7 वहां पर टेस्टिंग हो रही है। कल तकरीबन 12 से 14 स्पॉट्स ऐसे थे जो आइडेंटिफाई किए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने और वहां पर 14 साल से लेकर ऊपर वाली उम्र के सबके टेस्ट करवाए गए, चाहे वो बार्बर था, नाई था, जिस तरीके के भी लोग थे सबकी टेस्टिंग करवाई गई। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी टेस्ट हो रहे हैं और सब ऑनलाइन है महकमा सेहत के साथ। तो कोशिश टेस्टिंग की भी हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन ने एक बड़ा फायदा दिया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन से कुछ नहीं हुआ, जी लॉकडाउन का बड़ा फायदा हो रहा है, ग्राफ कम हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके लॉकडाउन हटेगा, क्योंकि लॉकडाउन एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ ग्राफ को कम करना होता है। लेकिन जब ये हटेगा आहिस्ता आहिस्ता तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। सरकार क्या करेगी वो अपनी जगह, हमने इसको नहीं हटाना है। जी ये जो लगा है ना मास्क, ये हम स्टेडियम में हटा सकते थे, ये हम सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको इस चीज की तरबियत मिले कि हमने अब आगे 24/7 अगर नहीं लगा पाएंगे, लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगा घर से डबल मास्क पहन के जाऊंगा। अगर मेरे अंदर कोई खांसी का इस तरीके का अंसर पाया जाता या कुछ इस तरीके के लक्षण पाए जाते, मुझे लग रहा है कि शायद मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन मैं ठीक हूं। एहतियात ये है कि खुद को थोड़ा सा आइसोलेट करें, डबल मास्क पहने जब तक आपका टेस्ट हो, और बाहर ना घूमे, बिला जरूरत बाहर ना जाए, तभी बाहर जाए जब आपकी जरूरत हो। अगर ये चीजें हम करने में कामयाब हुए तो लॉकडाउन भी हटेगा, काम भी चलेगा और जो मुश्किलें आज दरपेश हमें हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता करके आसान होंगी। वैक्सीन आएगी, सबको लगेगी, टाइम पर लगेगी, कितना टाइम लगेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पहली खबर में ही आपको अंदाजा लग गया। लेकिन एहतियात आप और हम जब करेंगे तो जरूर हम इससे नजात पा सकते हैं। एक बात ये, और मास्क के हवाले से मैं अभी एक बात बताऊंगा, उसके बाद आसिफ आपको दूसरी खबर पर लेंगे। ये मास्क की मैंने इसलिए बड़ी शिद्दत के साथ आज बात कही है, मैंने पहले 2 गुजारिशात की थी, अब एक करूंगा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरा आज के लिए। मास्क को लेकर कल से मैं देख रहा हूं कि कुछ उलमा की तरफ से कहा जा रहा कि नमाज नहीं आएगी। बड़े अदब के साथ, मैं ना कोई मुफ्ती हूं जी, न मैंने कहीं पर फिक्र पढ़ी है और ना ही मैं किसी इदारे का फारिग हूं, लेकिन अल्लाह का फजल है कि उलूम इस्लामिया पर नज़र रखता हूं और आप जैसे उलमा की बात भी सुनता हूं। लेकिन जिन लोगों ने कल से सोशल मीडिया पर ये अफवाहें फैलाई हैं, दरअसल उनका इल्म नाकिस है। मैं वसूख के साथ इस बात को आज कह रहा हूं, उनका इल्म नाकिस है। दुनिया भर के उलमा ने, यानी उलमाए जाफरिया वो हो, शिया उलमा हो या सुन्नी उलमा हो, सब ने इस बात पर मुत्तफिका तौर पर रजामंदी दी कि आप नमाज पढ़ सकते हैं। यह बहालात मजबूरी हमारी है,
ये कोई ये नहीं है कि मैं जी कोई स्टेटस के तौर पर ये पहन रहा हूं, ये हालात मजबूरी है और हालात मजबूरी में नमाज आएगी। और जो ये लोग कल से अफवाहें, और मैं बहुत परेशान हुआ हूं, कल से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि इस पर जी प्रोग्राम किया जाए, और अकल से हैरान हो जाता है इंसान जब वो सवाल हम सुनते हैं और जब उन उलमा का हम बयान सुनते हैं। मैं तो उनको उलमा कहूँगा, मैं तो जाहिल उनको कहूँगा आज के दिन में, जो लोगों को ये उकसाए कि मास्क हटाकर नमाज पढ़िए। हरम शरीफ के अंदर और मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जो लोग गए इन दिनों, जिन्होंने वीडियोज़ को देखा, इमाम हरम से लेकर मुफ्ती आज़म मिस्र तक जब मास्क पहन के खुतबा भी दे, नमाज भी पढ़े, आप और मेरी औकात वहाँ पर बनती क्या है, मेरी समझ से ये बाहर है। बराह करम इन अफवाहों में ना आए, इस पर ध्यान न दे। तब तक ये जायज़ है जब तक सरकारी तौर पर यह पेंडेमिक है, वबा है। जब सरकार कहेगी जनाब वबा खत्म हो गया, आपका ऑटोमेटिकली हटेगा, नमाज आप सीधे पढ़िएगा, उस वक्त तक ये जायज़ है। उलमाए अरब का मुत्तफिका फैसला है और उलमाए अजम का भी यही फैसला है। और जो लोग इसमें इंतशार कर रहे हैं वो समझ लीजिएगा वो इंसानियत के बदतरीन दुश्मन आज मैं मानूंगा उन्हें। जी आसिफ, चलिए कोविड की बात हो रही है तो फटाफट से कुछ आदादोशुमार ये भी हैं कि 33,25,94,176 कोविड-19 की जो सैंपल्स अभी तक कलेक्ट की गई, यानी इतने टेस्ट 24 मई तक, कल शाम तक, ये एक ICMR की तरफ से जानकारी दी गई है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। दूसरी बात ये कि इनमें 20,58,000 के आसपास सैंपल जो हैं वो पिछले 24 घंटों में हुई है। ये तकरीबन 6 से 7 दिन बीते हैं और आलमी सतह पर अगर रिकॉर्ड टेस्टिंग कहीं पर हुई है तो हिंदुस्तान के अंदर 20,58,112 टेस्ट पिछले 24 घंटों में अब तक। और कुल मिलाकर इस 1.5 साल में अब तक जिन लोगों के टेस्ट हुए हैं, या सेकेंड वेव को भी आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए, तो 33,25,94,176 टेस्ट सरकारी आदादोशुमार बताते हैं। अब आज के जो अनऑफिशियल फिगर्स हैं वो ये भी बताते हैं कि मजीद 3,496 लोगों की मौत हुई है कोविड-19 से पूरे मुल्क के अंदर पिछले 24 घंटों में, और सेहतियाबी की शरह भी थोड़ी सी और ऊपर गई है। 3,26,600 से ज्यादा लोग जो कोविड-19 के मरीज थे सेहतियाब हुए हैं, और नए केसेस एक बार फिर जो एक्टिव केसेस हैं वो 25 लाख के आसपास हैं। लेकिन आज अच्छी खबर जो अभी तक आ रही है, थोड़ी देर में सरकार इसकी तस्दीक करेगी, 1,95,600 के आसपास केसेस आए हैं। इसका मतलब कि 2 लाख से नीचे ग्राफ नीचे आया है, गिरा है। यह आज की इसकी तस्दीक सरकारी सतह पर थोड़ी देर बाद हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कर दी जाएगी। अब कोविड के बीच में बात जरा रिजल्ट्स की भी करते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मुल्क के जहां पर तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर भी इससे अछूता नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट डेंटल कोर्सेज के उम्मीदवार बेबसी का शिकार हैं, इसलिए क्योंकि नीट MDS के जो उम्मीदवार हैं अभी भी वो काउंसलिंग के मुंतजर हैं। नवंबर बल्कि दिसंबर के महीने में इम्तिहान हुआ था, और इस वक्त भी जो MCC है, कमेटी है, मेडिकल काउंसिल कमेटी, इसके साथ साथ BOP यानी बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, दोनों ये कमेटियां अभी तक रिजल्ट 31 दिसंबर 2020 को डिक्लेयर होने के बाद भी इन उम्मीदवारों की काउंसलिंग करने में नाकाम साबित हुई है। जिसका ये मतलब हुआ कि अगर आज 6 महीने तक इन मेडिकल के ये जो डेंटल कोर्सेज करने वाले उम्मीदवार हैं, रिजल्ट आने के बाद भी 16 दिसंबर को जब पेपर हुआ, 31 तक रिजल्ट्स निकल गए, 6 महीने बाद भी अगर काउंसलिंग नहीं हो पाई, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगले सेशन पर इसके मनफी असरात या नताइज जो हैं वो मुरतब होने वाले हैं। लगातार बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जिम्मेदारों का मानना है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है जो मरकज ने करना है, लेकिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनेंशियल कमिश्नर की तरफ से यह बात साफ कही जा रही है कि मामले की ओर देखा जाएगा। लेकिन बच्चों का मानना यह है कि उनका तलीमी करियर ज़ाया हो रहा है, वक्त ज़ाया हो रहा है सिर्फ काउंसलिंग के बहाने पर, और काउंसलिंग न होने की वजह से वो बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया और सिर्फ काउंसलिंग का इंतज़ार है, उन्हें गोनागो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। उम्मीद यह है कि इनकी फरियाद को सुना जाए, काउंसलिंग को करवाया जाए और ये जो ग्रेजुएट बच्चे हैं ये आगे बढ़ पाए। बात तो ये थी इम्तिहान की, लेकिन एक और इम्तिहान भी मुकम्मल हो रहा है, और ये इम्तिहान जो था ये जम्मू का था, एयरपोर्ट का था। और खबर जम्मू एयरपोर्ट से ये है कि रनवे लगभग मुकम्मल है। नाइट लैंडिंग के साथ साथ जदीद सहूलियात से आरास्ता इस रनवे को किया गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इंतजार करना है। बिल्कुल, जम्मू एयरपोर्ट में जहां पर आने वाले दिनों के अंदर नाइट फ्लाइट्स का ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इंडियन एयरपोर्ट की हिदायत के बाद नए रनवे को ऑपरेशनल बनाया जाएगा। जहां पर परवाजें जाएंगी या नहीं, ये भारतीय फिजाइया का हतमी फैसला होगा। अभी चूंकि DGCA के अंडर डायरेक्टली रनवे है या इस एयरपोर्ट को फिलहाल सौंपा गया है, तो अगस्त तक ऑपरेशनल मुकम्मल तौर पर जम्मू के एयरपोर्ट को बना लिया जाएगा। इस बात का दावा किया गया है। आपको याद है कि
तकरीबन मार्च और अप्रैल के महीने में 20 अप्रैल के बाद जब जम्मू के अंदर परवाजों को महदूद किया गया था या फिर वक्त में कमी की गई थी, शेड्यूल पूरी तरीके से तब्दील किया गया था, रनवे पर मुरम्मत का काम चल रहा था। वो काम अब जब मुकम्मल हुआ है तो अगस्त के महीने तक अब नाइट फ्लाइट्स का ऑपरेशन या जो टारगेट था 31 मई तक, उससे लगभग उस हदफ तक इंतजामिया पहुंच गई है। लेकिन अब चूंकि ये डीजीसीए के कंट्रोल में इस वक्त है, जम्मू का डीजीसीए के कंट्रोल में नहीं है जी, ये नहीं है, बिल्कुल एयरफोर्स के कंट्रोल में है। तो एयरफोर्स ने डीजीसीए के बजाय भारतीय फिजाइया की तरफ से हतमी फैसला होगा। ये दरअसल हमारे जो दोनों एयरपोर्ट्स है, श्रीनगर एयरपोर्ट भी जो पट्टी है, रनवे वाली पट्टी है, वो एयरफोर्स के, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो सारा एयरफोर्स कंट्रोल करती है, और जम्मू में भी ऐसा ही है। लेकिन अब सवाल ये है कि 31 की तारीख को ये मुकम्मल होगा। हतमी अनाउंसमेंट जो इनॉग्रेशन की होगी वो गालिबन अगस्त के अंदर हो सकती है। तब तक एयरफोर्स जो है वो टेक्निकलिटीज को पूरा देखेगी, और उसके बाद अब फ्लाइट शेड्यूल और नाइट फ्लाइटिंग और नाइट लैंडिंग का मामला जो है वो चलेगा। और ये पहली बार होगा कि जम्मू के अंदर मुकम्मल रनवे जो होगा वो एयरक्राफ्ट के लिए दस्तयाब रहेगा। अब जनाब हो गया जी 9:41, यानी वक्त हो गया है कुछ आपकी बात सुनने का, आपकी कॉल्स को लेने का। आपकी कॉल्स को लेंगे और उसके बाद कुछ और खबर भी है जिसको हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे और कुछ बात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के कॉलर को ज्वाइन करवाते हैं, देखते हैं कि पहली कॉल कौन साहब और कहां से है। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ यहाँ पे साइकियाट्रिक अस्पताल साइकियाट्रिक अस्पताल अहन हज तथ डॉक्टर साहब वन कुछ हस्पताल हस्पताल कि तौर कह नजर दिवान क्या तम बिचार तम नफर मतलब न पान कहें वन कह डॉक्टर साहब कह तौर गसान CMO साहब या बाकी साहब डायरेक्टर हस्पताल कह नजर दिवान। इंशाल्लाह सानि नोट से अंदर करो कोशिश पता करने की अमे मर्जुक अस्पताल वाहिद अस्पताल तम खतर कह गसान क्या बंदोबस्त तथि इंशाल्लाह जरूर अनो नोट से अंदर। और अगर न कह गसान तौर गि डॉक्टर साहब वैसे योतम मे पतुम एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब क्या थमित डिप्यूट कर तम गसान ना गसान यह पज पे चेक कर मामले इंशाल्लाह जरूर वो ते। और अगर तुह नश तह शिकायत तुम अनियो ब्रो कुन युत जन इंतजामिया ताम सो कत वात। सठा शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर नाम बताएं अपना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जीशान आचार पे अर्ज कर जी जीशान साहब वनो जनाब ठीक अल्लाह ताला थो सलामत। ये प्रॉब्लम आब साबर जोर कहें टोटली आब तेल कित पे तुम पन चला आज बेव कहें आज टोटल लास आब कहें पे ब्या महल ये जनाब सोबन वन अहन पे सुबह तुम बाल्टीन पान अन बाल्टीन बाल्टीन आब कहें त्रेश आब कहें वजह क्या वजह अमिस वन कृष्णा मोहम्मद शहद तम वन आब कहें मगर गोरा वोरा कर आब आसन ज अलग अलग माल आज खराबी आब वरी गए आब अच्छा अमिस अलग कनेक्शन यह माना पे ये हमसाय कनेक्शन तमिस तुम पोस दोपन अमोन आर्डर सह कत अना तम आर्डर लॉकडाउन में। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। पीएचई डिपार्टमेंट या जल शक्ति महकमा जो मौजूदा वक्त में काम कर रहा है, उम्मीद करते हैं कि इस वबाई मर्ज में थोड़ी सी नींद उनकी भी टूटेगी आपकी बात से। नेक्स्ट कॉलर नाम बताएं अपना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहद्दीन डॉक्टर बड़गांव पे जनाब। जी डॉक्टर साहब। अरे जनाब लॉकडाउन तो गो पोजी जनाब जमींदारी काम जनाब गई शुरू जमींदारन जनाब खाद कुछ बनान गवर्नमेंट जो महकमे एग्रीकल्चर जनाब शिंगित जनाब बड़ मुश्किलात मन जनाब अम खतर अच्छा सरकार ऐलान करान कि यात रेटस पे खाद अच्छा थम हर जाए दस्तियाब सो कुन जनाब बनान। चलो इंशाल्लाह जरूर महकमा ज़राअत के जिम्मेदारन ताम वातन आज सन टीम ती वुछन कि हुकूमत यस लगातार रात पे ऐलान करान इश्तिहार दिवान कि अच्छा खाद तम यात रेटस पे सो मुमकिन न मुमकिन क्या छन बना लुकन जरूर ही तुम नोट से अंदर आने सठा शुक्रिया। चलिए जी एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो हेलो जी हेलो हेलो कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बताएं अपना। जनाब मैं मोहम्मद अमीन हूँ, मैं हैदरपुर से बात कर रहा हूँ। जी अमीन साहब।
जनाब ये अर्ज फर्स्ट मई को फर्स्ट डोज कोवैक्सीन तिमन सेकंड डोज ड्यू में 8वीं पे मगर ये कोविन नो वैक्सीनेशन सेंटर अवेलेबल रजिस्टर इंसान तथी दोमी डोज खतर दोमी डोज तो क्या कर दो बड़े इसलिए बामरा निश जरूरत 6 दोष तमो कर्म तथ अंदर अंदर यी तो पाने कोविशील्ड मगर ये कोवैक्सीन अर्दा टू 5 18 चलो इंशाल्लाह वुचनो आज डायरेक्टर हेल्थ सब ने नोटिस अंदर अनो बे चीफ इम्यूनाइजेशन अफसर तिमन सत करो कत कि अत योता मे बासान ये दिल्ली अंदर पतम लट हुक्मरान आमुत तथ अंदर यमो रिसर्चरो यह वोनमुत ना अत बढ़ो दो परवाह यह हे बढ़ित तथ बड़ वजह कि वैक्सीन मुल्कस अंदर और पत वोर ना अत बढ़ाओ दो अत वुचनो कि कोविशील्डस कोता बढ़ और कोवैक्सीनस कोता बढ़ोमुत जरूर इंशाल्लाह करो 5 बजे अमिच वजाहत ये प्रोग्राम अगर तम ब्रो गो तिमन सत इम्यूनाइजेशन अफसर सब इंशाल्लाह जरूर कर आसिफ तो कोशिश तेल करो 10:30 तम कथुन तो ऐलान। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर नाम बताएं अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम है फैजल भट्ट। जी फयाज साहब जनाब अर्ज कि सुप्रीम कोर्ट करो ऑर्डर पेरोल पे कोविड पेशेंट यल कोविड मे बच्चे मे बच्चे पान सेंट्रल जेल सो कोविड एडमिट ये हज हाउस तमिस कोविड लोगुत सह थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम तमिस डिसेबल्ड बेबी तमिस 19 वरी वो तमिस दवा यप मुलाकात कहें परेशानी हाल क्या अगर सुप्रीम कोर्टन ऑर्डर कोड हाई कोर्टन ऑर्डर कोड तो इम्प्लीमेंट सो कमेटी मीटिंग गई तथ अंदर तह दरखास्त दिम पन तथ बेसिकली पो कोर कमेटी वाले दरखास्त आम तथ करू सा जल्दी जल्दी समात वुचू अक लट करू तुम सो लॉ कमेटी तिमन सत रबत जिले दफ्तर सत रबत इंशाल्लाह कह नत कह हल नेर जरूर पत कर जज साहब आमद नबरिम तमो कोविड कर रिजेक्ट परेशान हाल मुलाकात वो बच्चे जिंद क्या ठीक क्या चलो इंशाल्लाह जरूर वुचो कि डिप्टी कमिश्नर से बाकी जिम्मेदार नोट से अपनी बात रखने के लिए। एक और कॉलर अपना नाम बताएं कहां से। चलिए नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन ड्रॉप हो रही है। कौन कहां से? हेलो चलिए नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलेंगे और स्पीच जी एक और कॉलर है नाम बताएं अपना। इशफाक अहमद कादरी फ्रॉम रैनावाड़ी। जी कहां से? मैं श्रीनगर रैनावाड़ी से बोल रहा हूँ। जी कादरी साहब बताएं। जी हमारा यहाँ स्टेट बैंक का ब्रांच रैनावाड़ी के सामने लतीफ अहमद, फारूक अहमद जरगर और तारिक अहमद जरगर इलीगल इस लॉकडाउन में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वहाँ अपने मकान को कमर्शियल बना रहे हैं, न रात को सोने देते हैं माला वालों को, न कुछ करने देते हैं। म्यूनिसिपैलिटी को मैंने कंप्लेंट की काफी बार जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। काम तो बंद किया मगर वो रात के अंधेरे में वो काम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए इंशाल्लाह आपकी आवाज़ गई होगी म्यूनसिपल कमेटी के जिम्मेदारों तक और मेरे ख्याल से गुज़श्ता दिनों भी कुछ चल रहा था, रात को उनका प्रोग्राम हो सकता है आज फिर जाएं। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए कि अगर दिन में रुका है लेकिन रात को काम चल रहा है, ये भी अजब तमाशा है हमारे शहर का। जी चलिए जी एक और कॉल दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी कहां से नाम बताएं अपना। मंजूर अहमद कमरवादी से। जी जी मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। अर्ज है जी, यहाँ कमरवादी के जरा नीचे आना है, पेट्रोल पंप के पास भरथना रहमत कॉलोनी है। जी बिल्कुल, वहाँ अंदर मस्जिद गोसिया के साथ महला हजाम महला है जी। यहाँ पर हमें बहुत गंदगी जमा हो गई है, एक ड्रेन ब्लॉक हो गई है अंदर जी। तो
आजकल तो आपको पता है कैसे हालात है, तो बहुत मुश्किलात है इस ड्रेन तो की वो वजह। जो सफाई वाले लोग हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं, वो नहीं आ पाते हैं आपके इलाके के अंदर? जी वो आते हैं, बाहर से उठाते हैं वो कोरा करकट, उनका तो वही काम होता है। रोड ड्रेनेज वाला काम वो स्ट्रीट ड्रेनेज वालों के पास है जी। अलबत्ता अंदर जो आज पानी जमा हुआ है उसके साथ वो गंदगी गलाजत है, सब कुछ है, मतलब हम खिड़कियां नहीं खोल सकते हैं सर। चलिए इंशाल्लाह ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि मेयर साहब, डिप्टी मेयर और कमिश्नर साहब काफ़ी एक्टिव है इन दिनों, वो ज़रूर सुनेंगे। उनके ट्विटर पर भी आपकी आवाज़ को ज़रूर पहुंचाया जाएगा ताकि उनकी नोटिस में ये बात रहे और वो अमले को वहाँ पर भेज सके ताकि आपको थोड़ी सी राहत वहाँ पर मिल सके। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। चलिए जी एक और कॉलर दीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। खालिद प्रेमना पे जी खालिद साहब बताएं। गौर साहब अर्ज ये थर्ड वेव सिलसिल चलान यह गोस वन गन गवर्नमेंट डोमेनस मज लुकन हंदिस डोमेनस मज लुक पैनिक गसी वेवस मज गुजरान लुक ऑलरेडी परेशानी मज इत कन रात नेशनल मीडिया पे डॉक्टर साहब आई मीडिया पे तमो वोन कि नसा बामर निश जरूरत कह यानी लुक रोजन आराम सान अगर तमिक इफेक्ट थर्ड वेव तम यानी कम, इसलिए यह गोस ज्यादा गसन पैनिक क्या लुक ऑलरेडी परेशानी मज दमी वेव मज गुजरान ज्यादा अत मुतलिक ज्यादा लुकन वन नसा तुम करो एहतियात या बाकी मामला सिलसिलस मज। अलबत्ता गवर्नमेंटस पजन अमि खतर इकदाम कर तम पजन तम पन्निस डोमेनस मज तिमन कर, अलबत्ता लुक ज्यादा पैनिक गसन मेन गुजारिश। बिल्कुल तुज कथ सही है, नफसियती बेमार वनकस और नफसियती दबाव यम सात 10 बेमार बे वथान, तुज कथ सही। लेकिन त्रेमी वेव मुतलिक वन तहिरन वन कि वन कैसा वक्त तथ अंदर क्या गह सिर्फ प्रिडिक्शन आसान यह हे गि तो वुचमुत कि पतमिन दोहन अंदर यम सात प्रेस कॉन्फ्रेंस चलान मास्क लागनस पे गए 2 डॉक्टर साहबन तती इख्तलाफ, एक वोन 7 दो एक वोन ना 3 दो। इसलिए यह सोरे वन तहकीक अगर ये इलाज आसा तेल आसा सो आमुत तहकीक चलान हर कह पन पन कथ वन। लेकिन तुज कथ सही कि सरकारस तज इनिशिएटिव नुन कि 3 वेव या नहीं या अस क्या तैयारी युत आम लुकन थोड़ा सा राहत तो इत्मीनान मिले। लेकिन जरूर हर अकिस गज इत्मीनान सान बिहनस घर सह शख्स युस नबर आस नेरान अगर सह एहतियात कर इंशाल्लाह गि तमिस तहन। वैक्सीन लगियो टाइमस पे, मास्किन थो दूरी थो मेंटेन, बाकी पुछरू सोरे हेरमिस सुई कर ये हालस पे राम और सुई कर मज आजाद। चलिए नाम बताएं अपना। हेलो हेलो जी, आवाज कम रखिएगा, बात रखें अपने से। हेलो जी मैम, टीवी की आवाज को जरा बंद कीजिएगा और फिर आप बात कीजिएगा अपनी। हाँ जी, मुझे आपसे बात करनी थी। जी जी बताएं। हाँ जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हमारी माता जी ने 14 मार्च को वैक्सीन किया था दिल्ली में जी। हम पहले ही बैठे थे, उसमें 2 वैक्सीन किया था। अब जम्मू में रह रहे हम, एक जम्मू में हम रहने वाले जम्मू के थे, तो अब ये हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? वैक्सीन तो आपकी अब मुल्क भर में कहीं भी लग सकती है, ऐसा नहीं है कि आपने दिल्ली में लगाई है तो सिर्फ दिल्ली में लगेगी। वैक्सीन आपको जम्मू में भी लगेगी, श्रीनगर में भी लगेगी, जहां पर भी आप मुल्क में रहेंगे लगेगी। लेकिन उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा, एक तो वो देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ना हमारी वो नहीं हो रही है। हेलो जी 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 हाँ जी, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। हम 1-2 सेंटर में गए थे तो बोलने लगे आपने पहले से गया कि यहाँ पे कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन नहीं है। कोवैक्सीन किया वो वाला मामला हो सकता है कि जो वैक्सीन आपने लगाई है उसी का दूसरा डोज लगाना है, ये तो तय है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें तो अब टाइम स्पेन भी बढ़ा दिया है, हो सकता है कुछ अरेंजमेंट हो जाए। अगर नहीं तो फिर जो आपके नज़दीकी इम्यूनाइजेशन ऑफिसर होंगे वहाँ पे उनसे बात कीजिए, देखिए वो क्या कुछ कहते हैं। इसमें अच्छा रास्ता वही है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर, नाम बताएं अपना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इशफाक साहब, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि जब भी आप ये आवाम की जो मुश्किलात हैं अपनी चैनल में इनको थोड़ा सा उजागर करने की कोशिश करते हैं हर रोज जी, जब भी हम इस चैनल को देखते हैं तो लोग पीने के पानी की किल्लत का रोना रोते हैं। जी 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 मोहतरम, मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि वादी कश्मीर में नियर अबाउट 65% लोग जो आबादी है वो
नासाफ और मुजरिम शायद पानी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जितने भी फिल्टर प्लांट हैं, जरा पीएचई महकमा से कभी ये तो दरासत करें उनमें से कितने कार आमद हैं, कितने काम करते हैं। रेंगल वाटर सप्लाई स्कीम 2 साल पहले मुतासिर हुई है, नहर का एक बांध टूट गया है, आज तक वो बांध पूरा पानी नहीं हो रहा है। शहरी श्रीनगर की नस्ब आबादी पीने के पानी की किल्लत से दो चार है। बिल्कुल जी, आपकी बात सही है। नियर अबाउट 1 दर्जन के करीब हमारे पास वाटर जो फिल्टर जो लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीमें हैं। क्या इन लिफ्ट वाटर स्कीमों के लिए कहीं फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किए गए हैं? सरहदी जिला कुपवाड़ा में 5 साल के दौरान फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर के आड़ में लाखों रुपए सरकारी खजाने से निकाले गए हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन प्लांट अब भी काम नहीं कर रहा है। एक नाले से लोगों को पानी पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। एक बात ये मैं आपके नोट्स में लाना चाहता हूं कि जिला इस हमारे चीफ इंजीनियर साहब आम लोगों की बात तो सुनते नहीं है, उन्हें फोन उठाने की वहां जहमत ही गवारा नहीं करते हैं। अब चैनलों के साथ वो गुफ्तगू करते हैं क्योंकि वहां उन्हें बड़ा काज होने का ये एहसास होता है कि हम बड़े हैं। दे आर नॉट पब्लिक सर्वेंट, वो हमारे हाकिम हैं। हम भी कहते हैं क्या हमारे हाकिम हैं। जिला उनसे ये पूछे कि अगर आपके पास फिल्ट्रेशन प्लांट हैं जो वाटर सप्लाई स्कीम में तामीर की गई है तो बेकार क्यों है? अगर हर साल 600 करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं फिर ये बेकार क्यों है? एक दूसरी बात, क्या मास्टर प्लान के तहत श्रीनगर में 4 मंजिला इमारतें तामीर करने की इजाजत है? अगर है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर इस बारे में लोगों को जानकारी फराहम करे। अगर नहीं है तो फिर ये कैसे ये सिलसिला जारी है? लॉकडाउन की आड़ में ग्रीन बेल्ट में जो कुछ हो रहा है, मैं कहने की जसारत नहीं करता हूं क्योंकि एक छोटे कद का इंसान हूं। इसके बावजूद अगर शहरी श्रीनगर में दिन में टिप्परों बड़ी ट्रकों के शहरी श्रीनगर में दाखिल होने पर पाबंदी है, लेकिन रात भर ये सिलसिला चल रहा है। आपकी बात सही है। क्या हो रहा है? कहां से ये मटीरियल आ रहा है? चलिए जी, बहुत शुक्रिया। बड़े 2 मुद्दे आपने उठाए हैं और दोनों जेन्युइन है कि एक जमाना था कि कश्मीर के अंदर पानी पानी था, जहां हाथ डालते आप पीने का पानी लेते थे, पीते थे, लेकिन हालात ये है कि अब एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ये भी सही है। और श्रीनगर मास्टर प्लान की वायलेशन कौन कर रहा है, कैसे हो रही है, किन के हाथों हो रही है, क्या हमें ये पता नहीं है, ये भी सबके सामने। और उम्मीद करें कि बैक जुम्बिश कलम सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कर ठीक हो। चलिए जी, आखिर पर यह खबर देख लीजिए। बिल्कुल, हरियाणा से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक और पहलवान जो कि मुल्की सतह पर अपना नाम कमा रहा था, लेकिन उसका कत्ल कर दिया गया है। रोहतक के अंदर मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवानों ने पहलवान को गोली मारी है और बताया जाता है कि पहलवान जो कि प्रैक्टिस में मसरूफ था अग्रसेन स्टेडियम के अंदर करीबी तालीमी इदारा, लेकिन इस दौरान इससे निशाना बनाया गया। दिल्ली में पहलवान सागर कत्ल मामला अभी हल नहीं हुआ था, जिसमें मुल्क के मारूफ दुनिया भर के अंदर नाम कमाने वाले सुशील कुमार को गुज़श्ता रोज ही जहां पर गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ केस दर्ज करके कोर्ट की कार्रवाई तक उनकी बात पहुंच गई है। आलमी सतह पर ओलंपिक्स में भारत में के लिए मेडल जीतने वाला जो खिलाड़ी इस वक्त तहकीकात से गुजरा था, वो मामला अभी सुर्खियों में था, लेकिन एक और पहलवान को रोहतक हरियाणा के अंदर गोली मार दी गई है और वेश के नाम से इस पहलवान की शनाख्त हुई है, जो सुबह सुबह प्रैक्टिस करने निकला था, लेकिन ये सफर उसका खत्म हो गया। ये आखिरी प्रैक्टिस का दिन और सुबह उसके लिए आज साबित हुआ। रोहतक के अंदर पिछले कुछ दिनों के दौरान ये दूसरा इस तरह का वाकया जहां पर मुल्की सतह पर एक बड़े पहलवान को टारगेट किया गया है। चलिए जी, इस खबर के साथ ही आज के प्रोग्राम से भी हम लेंगे जी रुखसत, और इस उम्मीद के साथ कि आप गुलिस्तान न्यूज़ का साथ देते रहेंगे। काउंसलिंग का प्रोग्राम भी चलेगा, डॉक्टरों के साथ बात भी होगी और ख़बर भी आपको पूरे दिन बताएंगे। सोशल मीडिया पर आप ज़रूर आइएगा, राब्ता वहाँ पर हमारे साथ ज़रूर रखिएगा। अपने इलाके की और हमारी खबर कैसी लग रही है इस पर ज़रूर बात कीजिएगा और बेहतरी के लिए
क्या कुछ आपके पास है जो आप चाहते हैं कि आपकी अपनी चैनल गुलिस्तान न्यूज़ पर आए ये बात और बेहतर प्रोग्राम हो, उस हवाले से ज़रूर हमें रोशनास कीजिएगा। मुझे और आसिफ को देंगे इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:30 बजे प्रोग्राम सलाम जेके में फिर करेंगे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।